भारत में काम करने की स्थितियां कानूनों, नियमों और बाजार की स्थितियों द्वारा शासित होती है। औपचारिक रोजगार के लिए कानून अधिकतम कार्य घंटे 48 और सवेतन का निर्धारण करती है। भारत में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों और शिक्षा स्तरों में बेरोजगारी भी है, खासकर युवा और उच्च शिक्षित लोगों के बीच। एक अच्छा कार्य वातावरण, वेतन, कार्य क्षेत्र की सुविधाएं कार्य करने वालों को अपना कार्य सुंदर बना देता है। वहीं दूसरी तरफ खराब वातावरण, वेतन, सुविधाएं कार्य करने वालों को अपना कार्य बोझ लगने लगता है। इसी टॉपिक के बुनियादी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में आप डिटेल से जानेंगे। कुछ प्रावधानों और कानूनों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप अपनी हक के बारे में बात नहीं कर सकते और जानकारी के अभाव में आपको सुविधाएं नहीं मिल पाती या आप ले नहीं पाते। वीडियो के अंत तक आप खुद समीक्षा कर सकेंगे कि नियोक्ता के द्वारा आपको क्या सुविधा दिया जा रहा है और क्या नहीं, और जो नहीं दिया जा रहा है उसे कैसे लिया जा सकता है। इसलिए वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में भारत में कर्मचारी लाभ के बारे में आपने जाना था और आज के इस वीडियो में आप भारत में काम करने की स्थितियों के बारे में जानेंगे, जो आपको आपके कार्य क्षेत्र को देखने के नजरिए को बदल सकता है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अब तक आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो जानकारी भरी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में कर्मचारियों के काम करने की स्थितियां कैसी होनी चाहिए, क्या कानून है। दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिए कार्य समय, ओवर टाइम, विश्राम अंतरालय, पेयजल, शौचालय, प्राथमिक उपचार जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान आदि शामिल है। IESO अधिनियम के अनुसार तैयार किए गए मॉडल स्थायी आदेशों में 100 से अधिक कर्मचारी वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कार्य समय, अवकाश, ओवर टाइम, छुट्टियों के संबंध में भी प्रावधान है, लेकिन कुछ राज्यों में के लिए सीमाएं इसके अंतर्गत अलग हो सकती है। यहाँ IESO एक्ट आपके लिए नया हो सकता है, इसलिए पहले IESO एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो IESO एक्ट का पूरा नाम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 है। हिंदी में बोले तो औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 है। यह एक भारतीय कानून है जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं के लिए रोजगार की शर्तों को औपचारिक रूप से परिभाषित करना और उन्हें अपने कर्मचारियों को बताना अनिवार्य करता है। इसके प्रमुख पहलुओं में प्रमाणन के लिए अस्थायी आदेशों का मसौदा प्रस्तुत करना, कर्मचारियों के वर्गीकरण, अवकाश, उपस्थिति, कदाचार, बर्खास्तगी और शिकायत निवारण करने के नियमों की रूपरेखा तैयार करना और कार्यस्थल पर प्रमाणित आदेशों को प्रदर्शित करना शामिल है। यह अधिनियम 50 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है और नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के लिए एक औपचारिक ढांचा प्रदान करता है। शॉर्ट में कहा जाए तो स्थायी आदेश का मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच निष्पक्ष और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए रोजगार के नियमों और शर्तों को औपचारिक और मानकीकृत करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी अपने अधिकारों और दायित्वों से अवगत हो, शर्तों को स्पष्ट करके शोषण को कम करना और स्पष्ट निष्पक्ष प्रथाओं के माध्यम से औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के संबंध में वित्तीय अधिनियम में व्यापक प्रावधान है। ये अनुपालन कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पर भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 250 या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, वहां नियोक्ता को एक कैंटीन की व्यवस्था करनी होगी। जहां 150 श्रमिक कार्यरत हैं, वहां उपयुक्त आश्रय या विश्राम कक्ष और पेयजल सुविधाएं सहित भोजन कक्ष भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। और जिन कारखाने में सामान्यतः 30 या अधिक महिला श्रमिक कार्यरत है, वहां 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्रेच नर्सरी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। शौचालय, धुलाई स्थल, तापमान नियंत्रण तंत्र,
पर्याप्त वायु संचारण, कार्य कक्ष में प्रकाश व्यवस्था, कारखाने की दीवारें, दरवाजों और खिड़कियों की पेंटिंग, फर्श की सफाई, गंदगी और कचरे को प्रभावी ढंग से हटाने आदि के संबंध में भी प्रावधान है। वित्तीय अधिनियम में विस्फोटकों, ज्वलनशील गैसों, खतरनाक धुएं और गैसों तथा आग के विरुद्ध कुछ सुविधाएं बरतने का भी प्रावधान है। इन सभी के संबंधित कानून का डिटेल आपने पहले ही हमारे चैनल में देखा होगा, और अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें, लिंक वहां आपको मिल जाएगा। वहीं CLRA एक्ट के तहत ठेकेदार को कुछ सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिनमें विश्राम कक्ष, बालवाड़ी सुविधाएं, कैंटीन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, धुलाई की सुविधाएं और प्राथमिक चिकित्सा शामिल है। यह ध्यान रखना यहाँ जरूरी है कि यदि ठेकेदार ये सुविधाएं प्रदान नहीं करता है तो इसकी जिम्मेवारी मुख्य नियोक्ता की होगी। CLRA एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबुलेशन एक्ट, ठेका श्रम विनियम एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 को संदर्भित करता है, जो भारत में ठेका श्रमिकों के रोजगार को नियंत्रित करता है और कुछ शर्तों के तहत इसके उन्मूलन का प्रावधान भी करता है। यह 20 या अधिक ठेका श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है और ऐसे प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और ठेकेदारों के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यह अधिनियम ठेका श्रमिकों के कल्याण और स्वास्थ्य के लिए नियम भी निर्धारित करता है। मजदूरी भुगतान के लिए ठेकेदारों की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है और अनुपालन ना करने पर दंड का प्रावधान भी करता है। वेतन पर पहले बात करते हैं, क्योंकि यही वो चीज होता है जिसके लिए हम कार्य करते हैं। पगार, तनख्वाह, वेतन, मजदूरी मिलता जुलता शब्द है, लेकिन क्या आप जानते हैं मजदूरी और वेतन शब्द आमतौर पर एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, फिर भी दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर है। श्रम या रोजगार कानूनों के अंतर्गत मजदूरी शब्द का प्रयोग किसी कर्मचारी द्वारा अर्जित किसी भी और सभी पारिश्रमिक और उपलब्धियां यानी कुछ भत्ते और बोनस को छोड़कर को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जबकि आयकर कानून के अंतर्गत वेतन शब्द का प्रयोग किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त कुल कर योग्य आय को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में विभिन्न श्रम कानूनों में मजदूरी की अलग अलग परिभाषाएं, हालांकि मजदूरी संहिता के अंतर्गत इसका समाधान होने की संभावना है, जो मजदूरी के एक समान परिभाषित प्रदान करती है, जिसकी तब बारीकी से जांच करनी होगी। जैसे EPF अधिनियम मूल मजदूरी मतलब सैलरी का बेसिक वेज को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग कर्मचारी और नियोक्ता के सामाजिक सुरक्षा योगदान की गणना के आधार के रूप में किया जाता है। मूल मजदूरी को उन सभी भुगतानों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी कर्मचारी द्वारा रोजगार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अर्जित किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो राशि शामिल नहीं होती है वो है किसी भी खाद्य रियायत का नगद भुगतान, मूल्य, कोई महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ओवर टाइम भत्ता, बोनस, कमीशन या कोई अन्य समान भत्ता, और तीसरा नियोक्ता द्वारा दिया गया कोई उपहार। वहीं दूसरी ओर मजदूरी अधिनियम में मजदूरी की अधिक व्यापक परिभाषा दी गई है। यहाँ मजदूरी को धन के रूप में व्यक्त या इस प्रकार व्यक्त किए जाने योग्य समस्त परिश्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यदि रोजगार की शर्तों व्यक्त या निहित को पूरा किया जाता है तो किसी नियोजित व्यक्ति को उसके रोजगार के संबंध में देय होगा और उसमें शामिल है पक्षों के बीच किसी पंचाट या समझौते या न्यायालय के आदेशों के तहत देय कोई परिश्रमिक। दूसरा, कोई परिश्रमिक जिसका नियोजित व्यक्ति ओवर टाइम कार्य या छुट्टियों या किसी अवकाश अवधि के संबंध में हकदार है। और तीसरा, रोजगार की शर्तों के तहत दे कोई अतिरिक्त परिश्रमिक। चौथा, कोई राशि जो रोजगार की समाप्ति के कारण किसी कानून, अनुबंध या लिखित के तहत देय हो। और पांचवा होगा कोई राशि जिसका नियोजित व्यक्ति किसी कानून के तहत बनाई गई किसी योजना के तहत हकदार है। लेकिन इसमें कुछ को बाहर रखा गया है, जैसे कोई बोनस जो रोजगार की शर्तों के तहत परिश्रमिक का हिस्सा नहीं है या जो पक्षों के बीच किसी पुरस्कार या समझौतों
या अदालत का आदेश के तहत देय नहीं है। किसी भी घर आवास का मूल्य या बिजली पानी चिकित्सा देखभाल या अन्य सुविधा की आपूर्ति या राज्य सरकार के समान या विशेष आदेश द्वारा मजदूरी की गणना से बाहर रखी गई किसी भी सेवा का मूल्य। तीसरा पॉइंट, नियोक्ता द्वारा किसी भी पेंशन या भविष्य निधि में किया गया कोई योगदान और उस पर अर्जित ब्याज। चौथा पॉइंट है कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य। पांचवा, नियोजित व्यक्ति को उसके रोजगार की प्रकृति द्वारा उस पर पड़ने वाले विशेष खर्चों को चुकाने के लिए भुगतान की गई कोई राशि। छठा, दे कोई ग्रेजुटी। अब बात करते हैं अधिकतम कार्य घंटे मैक्सिमम वर्किंग आवर्स की। यह दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मामले में राज्य विशिष्ट S&E अधिनियमों और विनिर्माण क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों के लिए फैक्ट्री एक्ट अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा। सामान्य सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को किसी भी प्रतिष्ठान में बिना ओवरटाइम भुगतान के प्रतिदिन 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कुल कार्य घंटे राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं और ओवर वर्क की बात करें तो जैसा कि पहले बताया गया है, आमतौर पर प्रतिदिन 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने वाले कर्मचारी ओवरटाइम भुगतान के हकदार होते हैं। ओवरटाइम काम करने वाला कर्मचारी आमतौर पर अपनी सामान्य मजदूरी दर से दोगुनी दर से मजदूरी पाने का हकदार होता है और उसे प्रतिपूरक अवकाश भी मिल सकता है। हालांकि इस पर आगे और विश्लेषण किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ राज्य समिति परिस्थितियों को छोड़कर ओवरटाइम कार्य पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। वर्किंग कंडीशन में आगे बात करें तो स्वास्थ्य एवं सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने का नियोक्ता का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण रखता है। विनिर्माण क्षेत्र, खदानों और भवन एवं निर्माण कार्यों में अपने कर्मचारियों के प्रति नियोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी दायित्व कहीं अधिक व्यापक होते हैं। विभिन्न राज्य विशिष्ट S&E अधिनियमों में रात्रि पाली में काम करने वाले महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में विशेष प्रावधान है। ऐसे मामले में नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि महिला कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाए। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिनियम और उनके अंतर्गत राज्य विशिष्ट नियमों में कामगारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में विस्तृत प्रावधान है। इन शर्तों में स्वच्छता बनाए रखना, अपशिष्ट और अपशिष्टों का निपटान, स्वच्छ पेयजल और शौचालय का प्रावधान, तापमान नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना ताकि श्रमिकों के स्वास्थ्य को किसी भी तरह के चोट से बचाया जा सके, पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन सुनिश्चित करना, धूल और धुएं को सांस के जरिए अंदर जाने से रोकने के उपाय, कृत्रिम आर्द्रीकरण, कारखाना परिसर में भीड़ भाड़ को रोकने के उपाय, फर्श, सीढ़ियों, मार्गों का निर्माण और उचित रखरखाव, और यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बाधा मुक्त हो, खतरनाक मशीनरी में बाड़ लगाना, उपयुक्त गियर या उपकरण, ड्राइविंग बेल्ट और अन्य सुरक्षा उपकरण प्रदान करना शामिल है। फैक्ट्री एक्ट अधिनियम में विस्फोटकों, ज्वलनशील गैसों, खतरनाक धुएं गैसों और आग के खिलाफ सावधानी बरतने का भी परिकल्पना की गई है। फैक्ट्री एक्ट अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर आर्थिक दंड और कारावास दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा ESI अधिनियम और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में मुआवजे और अन्य लाभों का भी उल्लेख है जो नियोक्ता को कर्मचारी और आकस्मिकताओं के मामले में प्रदान करना चाहिए, जैसे कि मातृत्व, रोजगार के दौरान होने वाली चोट के कारण अस्थायी या स्थायी शारीरिक विकलांगता जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरी या कमाई की क्षमता में कमी आती है, रोजगार की चोट के कारण मृत्यु, साथ ही कर्मचारियों और उनके तत्काल आर्थिक को चिकित्सा देखभाल। शिकायत प्रक्रियाएं भी एक ऐसी सुविधा है जो आपको हक को दिलाता है। शिकायत प्रतिक्रियाएं भी एक ऐसी सुविधा है जो आपको हक दिलाता है। कंप्लेंट प्रोसीजर इंडस्ट्री एक्ट के तहत जहां किसी उद्योग में 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां निर्धारित तरीके से एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। सामान्य तौर पर अधिकांश नियोक्ताओं के पास एक आंतरिक शिकायत
तंत्र होता है जो कार्यस्थल में से संबंधित किसी भी समस्या की स्थिति में कर्मचारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का विवरण देता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित एक स्वतंत्र कानून है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 जो यौन उत्पीड़न के मामले के लिए एक विस्तृत शिकायत तंत्र निर्धारित करता है, जिसका सभी भारतीय प्रतिष्ठानों को पालन करना आवश्यक है। वहीं प्रतिरोध से सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम रिटेलिएशन में भारत में कर्मचारी शिकायतकर्ताओं मुखबिरों की सुरक्षा के संबंध में व्यापक प्रावधान नहीं है, जो निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं। हालांकि एसएचडब्ल्यू अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान कंपनियों को कार्यस्थल पर किसी भी प्रतिरोध से शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए अंतरिम उपाय करने चाहिए। अधिकांश नियोक्ताओं की कर्मचारी पुस्तिकाओं, आंतरिक नीतियों में कर्मचारी शिकायतों और इस संबंध में किसी भी प्रतिशोध से सुरक्षा के प्रावधान होते हैं। इस वीडियो में आपने अब तक काफी कुछ जान लिया है, जिसे मैंने शॉर्ट में अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया हो या कुछ और ऐड करने की जरूरत है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अगली वीडियो को और मैं बेहतर बना सकूं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।